एक बार स्टार्टिंग से नंबर्स का बात करते हैं। और अगर हम लोग सीजीएसटी एक्ट का बात कर लें तो सीजीएसटी एक्ट 2017 टोटल में 174 सेक्शन है। आपको पेमेंट तक पढ़ना है, इफेक्टिवली 52 तक। अगर हम लोग नंबर वाइज बात करें तो पहला 2 सेक्शन कोई भी एक्ट पढ़िए सेम है, तो सेक्शन 1 एंड 2 सेम होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी और डेफिनेशंस। इसके बाद 3 to 6 आता है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर लें तो 3 में मेन ऑफिसर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, 4 में अदर ऑफिसर्स को बोर्ड अपॉइंट करता है, 5 में अपॉइंटेड लोग अपना काम करते हैं, अपने से नीचे वाले काम करते हैं, और सिर्फ कमिश्नर, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला, अपील्स वाला नहीं, वो अपना काम डेलीगेट कर सकता है। 6 बोलता है एट ए टाइम आपको एक ही ऑफिसर मैनेज करेगा, चाहे वो सेंट्रल लॉ का हो या स्टेट लॉ का, उसके पास दोनों एक्ट का पावर होगा। इसको आप क्रॉस एम्पावरमेंट या एक्सक्लूसिविटी भी बोलेंगे। नेक्स्ट 7 में सप्लाई डिफाइंड है, और 8 बताता है कि मल्टीपल सप्लाईज पे आप रेट कौन सा लगाएंगे। तो कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, और मिक्स्ड है तो हाईएस्ट रेट लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद 7, 8 में सप्लाई हुआ, 9, 10 में आप लेवी करेंगे। 9 में नॉर्मल लेवी, 10 में कंपोजिशन लेवी। लेवी के बाद 11 में एग्जाम्पशन आएगा, और एग्जाम्पशन के लिए हम लोग बोले नोटिफिकेशन इशू होता है, और हुआ भी है। सेक्शन 11 का पावर यूज करके 12/2017 सेंट्रल टैक्स लाया गया। और नेक्स्ट नंबर जो आप पढ़ते हैं वो आरसीएम है, 13/2017 सेंट्रल टैक्स। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो लेवी लेस एग्जाम्पशन इज इक्वल टू कलेक्शन। कलेक्शन के लिए आप पढ़ते हैं 12 to 14। आप बोलते हो जीएसटी कब कलेक्ट होगा, तो अगला महीना 20। अगला महीना 20 कहां से देखेंगे, तो उसके लिए एक टॉपिक मिलेगा आपको, टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इसके बाद कलेक्शन के लिए चाहिए आपको वैल्यू और रेट। रेट आपको एचएसएन या सैक कोड से मिलता है, और 15 से मिलता है वैल्यू। बस सुनिएगा ये सब। और 15 से वैल्यू मिला, एचएसएन से रेट मिला, वैल्यू इनटू रेट की जीएसटी आ गया। अब वो जीएसटी पे कैसे करें, तो पे करने के लिए आप पहले आईटीसी यूज करिएगा 16 से 21 का। बट आपको आईटीसी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रजिस्ट्रेशन ना ले लो 22 से 30 में। चलिए हम रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 22 बोलेगा, 4 लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। कौन कौन था, अगर हम ब्रॉडली बोल ले तो सप्लायर, बाकी इसके बाद आप बोलोगे लाइसेंसी अंडर ओल्ड लॉ, नॉर्मल ट्रांसफरी और ट्रांसफरी अंडर अ स्कीम। 23 में अपने बोलते हैं 9 लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। 2 लोग तो पहले से लिखे हुए थे, नंबर 1 जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, या फिर एग्रीकल्चरिस्ट किसान आदमी, और 7% को बाद में नोटिफाई किया गया आरएस पे। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो फिर 13 लोग सेनोरिटा को 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेना है। सी फॉर कैजुअल टेक्सुअल पर्सन। ई से 3 पॉइंट था, ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 वाला, क्योंकि प्रॉपर जीएसटी देंगे इसलिए ये लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस वाला अमेजॉन, और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं तो भी। बट अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस देते हैं तो आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा, 23(2) में लिखा हुआ है। और गुड्स भी देते हैं तो थ्रेशोल्ड मिलेगा। बस इंटरस्टेट वगैरह मत बेचना, इस पे बात टीसीएस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट सीईएन, एन से एनआरटीपी था, ओ से ओआईडीआर नेटफ्लिक्स यूएस, ऑनलाइन मनी गेमिंग ड्रीम 11 यूएस, और भी अदर नोटिफाइड पर्सन। सीईएनओआर, आर से था आरसीएम वाले केस में रेसिपेंट को 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेना है, और क्योंकि रेसिपेंट लेगा तो सप्लायर को नहीं लेना है 23(2) में। नेक्स्ट इसके बाद सेनोरी, आई, आई से अपने बोले इंटर आईएसडी, जो इनपुट सर्विस रिसीव करके उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आईएसडी के 1 रुपए से लेना है। और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो 1 रुपए से रजिस्ट्रेशन लेना है। बट सर्विस वाले बोले थे, पहले तो ऐसा नहीं था, तो आज भी सर्विस वाले को 10-20 लाख का छूट है। ये बात 23(2) में अगेन आप सुनते हैं। नेक्स्ट टी से टीडीएस, और ए से एजेंट। कौन सा एजेंट, 71C शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट। इसके अलावा 40 लाख वाला भी बात आप सुने हुए गुड्स में। और हाँ, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन है या इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो आपको 10-20 का छूट है, 10-20, 40 नहीं। बशर्ते आपके पास पैन होना चाहिए और आपको एक ई वे बिल जनरेट करना होगा। क्लियर है? तो 22 माइनस 23 प्लस 24 वाले लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे। कैसे लेंगे, तो 25 में नॉर्मल आदमी लेगा, 27 में 2 स्पेशल आदमी लेगा, और कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन और एनआरटीपी। 26 टाइम पास, यहां ले लिए वहां हो गया, वहां ले लिए यहां हो गया। अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद काम करिए,
छोटा मोटा चेंजेस हो तो 28 में अमेंडमेंट करवा लेना, या फिर पैन ही चेंज हो गया तो 29 में कैंसिलेशन। बट अगर आप 5 गलती करेंगे तो 29(2) में ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। नंबर 1, अगर आप एक्ट या रूल तोड़े, ठीक है, इसमें आ रहे, इसमें 9 पॉइंट्स था, या चलो बोल लेते हैं नंबर 1 एक्ट या रूल तोड़े, इसमें से 6 पॉइंट्स आप पढ़े, हम पहला 4 पॉइंट्स बोल रहे हैं। नंबर 1, आप अपने डिक्लेयर्ड प्लेस से काम ही नहीं कर रहे। नंबर 2, कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं, फेक इनवॉइसिंग। नंबर 3, जो करना था वो नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 171 का वायलेशन, एचयूएल वाला एग्जांपल। और नंबर 4, आपको रूल 10A में बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर देना था मैक्सिमम 30 डेज में, सुने हो आप, अभी तक पढ़े नहीं हो तो अपने बोले ठीक है, अगर आप वो भी नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा एक्ट या रूल तोड़े, पॉइंट 1, लास्ट 1, अगर आप फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन लिए थे तो। और 3 स्पेसिफिक मिस्टेक, सुनिए बस इसको, ये बाकी रिटर्न चैप्टर में बात होगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हैं और आपको GSTR 4 होता है इनका, जो आपको भरना होता है 30 अप्रैल तक एनुअली, आप नहीं भरते, 3 महीना क्रॉस हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक हो सकता है। अगर आप नॉर्मल स्कीम वाले हैं और लगातार 6 महीना या 2 क्वार्टर, ये पॉइंट 9 में से 2 और हो गया, अगर आप लगातार 6 महीना या 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं भरते हैं तो अगेन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और एक केस था, अगर आप 25(3) वाले हैं, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और 6 महीना से ऊपर हो गया, ओवर स्मार्ट आदमी, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं था, वॉलंटरी लिया, 6 महीना क्रॉस हो गया, अभी तक रजिस्ट्रेशन तक, सॉरी, काम तक चालू नहीं किया है, तो अगेन रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक हो सकता है। और इन 5 गलती करने पे, अगर आप ये 5 गलती करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर कैंसिल हो गया तो सेक्शन 30 में जाकर आप सॉरी बोलेंगे, 90 डेज नॉर्मली प्लस 180 डेज का एक्सटेंशन। क्लियर? इसके अलावा 22 से 30 में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ले लिए तो 31 से 34 तक आप इनवॉइस इशू करिएगा, इनवॉइसिंग। 31 अलग अलग टाइप का इनवॉइस का बात किया। 31A बोलता है कि उन इनवॉइसेस में कुछ लोगों को डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी देना होगा। नेक्स्ट 32, बेमतलब का टैक्स मत लेना। 33, जब भी लेना बिल में अलग से दिखा देना। और 34, बिल में दिखाने के बाद वैल्यू बढ़ गया, डेबिट नोट, गिर गया, क्रेडिट नोट। जैसे 3 केस में क्रेडिट नोट होता था, वैल्यू या टैक्स गिरा, सेल्स रिटर्न और डेफिशिएंसी इन सर्विस, प्राइस रीनिगोशिएट हो रहा है तो। क्लियर है? अब ये जो आप इनवॉइसेस, जो भी आप इनवॉइसेस 31 से 34 में इशू करते हैं ना, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं आप 35 एंड 36 में। तो इनवॉइसेस का आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे कहां? 35, 36। चल, 35 क्या है ना, ये अलग अलग टाइप का रिकॉर्ड्स का बात करता है। ये पेज 140 पे, 139 पे हम 35 बताएगा कि आपको कौन कौन सा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, किसको मेंटेन करना है। और 36 बताएगा कब तक मेंटेन करना है। क्लियर है? सुनिए, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, छोटा सा टॉपिक है 35 एंड 36। और ये सेम प्रोविजन ना IGST एक्ट में भी होता है, वैसे याद नहीं रखना है, वहां सेक्शन 20 होता है। 35 पढ़िएगा। 35(1) क्या बोल रहा है, किसको अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो नंबर 1, every registered person shall keep and maintain at his principal place of business, as mentioned in certificate of registration, a true and correct account of। सुनिएगा, बोल रहा कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। ये बात आप बचपन से जानते हैं। आप बोलते जो टैक्स देता है वो RRR फॉलो करता है, नंबर 1 वो रजिस्ट्रेशन लेगा, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। तो कौन रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है? शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज, क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आ रहे हैं इस वर्ड पे हम। आप जानते हो कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? जहां पर जो रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस दिए आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ये मेरा मेन प्लेस है, उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। वेट करिएगा, इस लाइन पे आ रहा है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain at his principal place of business, as mentioned in certificate of registration, a true and correct account of।
बोल रहा है आपको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नंबर 1, अरे सुनना, 6 रिकॉर्ड्स बोल रहा है आपको मेंटेन करना है, और ये कॉमन सेंस का चीज है। जैसे अगर हम बात कर ले तो सबसे मिडिल वाला में देखो अगर आप, तो बोल रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स, बोल रहा है अपने स्टॉक का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। जब हम स्टॉक ऑफ गुड्स बोलना चाह रहे हैं मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो बोल रहा है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। चलिए ठीक है। फिर इधर क्या बोल रहा है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, और क्या मेंटेन करना अपने को, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का रिकॉर्ड्स। इनवर्ड सप्लाईज परचेज का, अब परचेज वर्ड तो गुड्स के लिए बोलेंगे, सर्विस ले रहे हैं तो इनवर्ड सप्लाई बोल लो, गुड्स परचेज कर रहे हैं वो भी इनवर्ड है, तो इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का रिकॉर्ड मेंटेन करिए। और किसका मेंटेन करिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो अगर आप ये 3 रिकॉर्ड देखो तो बेसिक कॉमन सेंस का बोल रहा है स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सुनिएगा, अगर हम ये तीनों को कंबाइंड वे में बोल लें तो ये बोलना क्या चाह रहा है आप समझना। स्टॉक का कैसे निकालते हो आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर लेस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है। यही बोल रहा है रिकॉर्ड मेंटेन करिए, बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बोल रहा है स्टॉक का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। स्टॉक का क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस प्रोडक्शन लेस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो ये सब रिकॉर्ड आपको मेंटेन। तो स्टॉक का तो रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, इसके अलावा आपको टैक्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ये वाला टैक्स भी और ये वाला टैक्स भी। दैट इज इनपुट टैक्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना आईटीसी का, और आउटपुट टैक्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो पढ़िएगा और क्या क्या मेंटेन करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एंड आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड। तो अगर आप ये समझो तो ये 3 स्टॉक का था जो हम लोग फर्स्ट 3 सुने, ये स्टॉक का डिटेल्स मेंटेन करने बोल रहा है मेरे को, और ये 2 क्या बोल रहा है, टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए जीएसटी का, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। तो 5 रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है बोल रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी लिखा हुआ है, और सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, हो सकता है हम लोग और भी प्रिस्क्राइब करें, और किए भी है, उस पर हम बात करेंगे नीचे। तो नॉर्मली हम रिपीट कर रहे हैं, नॉर्मली बोला गया कि किसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, पहले तो कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियसली जो रजिस्ट्रेशन लेगा वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, कौन कौन सा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो आपको 6 बुक्स मेंटेन करना है, 3 स्टॉक का, एक ओपनिंग क्लोजिंग, एक इनवर्ड आउटवर्ड, और एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, 2 टैक्स का, एक इनपुट टैक्स एक आउटपुट टैक्स, और 3 स्टॉक 2 टैक्स, और नंबर 1 लास्ट 1 बोला गया और भी हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी तक क्या बोल रहा है, आपको कहां रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, यही लिखा हुआ था। बट समझिएगा, मान के चलो मेरा महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, पुणे और मुंबई, एक ही स्टेट है, ऐसे तो एक रजिस्ट्रेशन लेना है, आप चाहो तो 2 ले सकते हो, और मान के चलना हम एक ही रजिस्ट्रेशन लिए पुणे में, तो पुणे को आप क्या बोलोगे, ये यहां रजिस्ट्रेशन लिए हम, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और मुंबई मेरे लिए क्या बन जाएगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर। और अभी तक के लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोल रहा है कि आपको ये 6 बुक्स मेंटेन करना है, कहां मेंटेन करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, मतलब मेरे को पुणे में मेंटेन करना होगा ये रिकॉर्ड्स। बट प्रैक्टिकली समझिएगा, अगर मेरा मुंबई में एक सेपरेट ऑफिस है तो कोई भी आदमी चाहेगा ना कि अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे बुक्स मेंटेन करें। अब मुंबई का रिकॉर्ड्स हम पुणे में मेंटेन करें, प्रैक्टिकली समझिएगा डिफिकल्ट है। आप हमेशा चाहोगे कि आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वही रिकॉर्ड्स रहे। तो ऑल्दो यहां बोला गया है
कि आपको कहां मेंटेन करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, बट नीचे आइएगा प्रोवाइडेड दैट, पढ़िएगा प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोल रहा अगर आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे मेरा पुणे मुंबई, तो उस केस में द अकाउंट रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो बोल रहा है तब ऐसा नहीं है कि हर रिकॉर्ड्स को पुणे में मेंटेन करिए, आप बोल रहे हैं कि ईच प्लेस ऑफ बिजनेस का रिकॉर्ड ईच प्लेस पे मेंटेन करिए। तो ऑल्दो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था प्रिंसिपल प्लेस, बट इवेंचुअली हम लोग बोलेंगे रेस्पेक्टिव प्लेस पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो कि लॉजिकल भी क्लियर है। हेडिंग पढ़िएगा 35(1) का। 35(1) का हेडिंग क्या बोल रहा था? अकाउंट्स टू बी केप्ट एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इन केस ऑफ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट ईच प्लेस। क्लियर है? तो रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है। कहां कर रहा है? रेस्पेक्टिव प्लेस। अब बोलेंगे कितना रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है? 6 रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, 3 स्टॉक का, 2 टैक्स का और एक और भी प्रिस्क्राइब करेंगे आरएस पे। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 किसको रिकॉर्ड मेंटेन करने बोल रहा था? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर। ध्यान से पढ़िएगा, खुद से रीड करिए एक बार। खुद से एक बार रीड करिएगा क्या बोल रहा है, बताइए। तो नंबर 1 सबसेक्शन 1 बोल रहा था किसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्ट्रेशन लिया वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ये तो आप पहले से जानते हो। और सबसेक्शन 2 बोल रहा है 2 लोग, चाहे आप रजिस्टर्ड हो ना हो उससे हमारे को मतलब नहीं है, 2 लोग को मैंडेटरली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। कौन 2 लोग? तो नंबर 1 एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन। बोल रहा वेयरहाउस कीपर का बात हो रहा है, गोडाउन कीपर बोल लो। और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, वही वेयरहाउसिंग या स्टोरेज वाले लोगों का बात हो रहा है। और एवरी ट्रांसपोर्टर। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अगर आप वेयरहाउस कीपर हैं, जो आप दूसरे का गुड्स अपने वेयरहाउस में रखते हैं, या आप ट्रांसपोर्टर हैं, दूसरे का गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वेदर 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 अच्छे से पढ़िएगा, वेदर ही इज ए रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। बोल रहा आप रजिस्टर्ड है नहीं है उससे हमारे को मतलब नहीं है। सेल मेंटेन रिकॉर्ड्स of the consigner and consignee and such other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed। तो बोल रहा है अगर आप वेयरहाउस कीपर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं तो किसका गुड्स आप वेयरहाउस में रखें? कंसाइनर कंसाइनी कौन है? आप ट्रांसपोर्टर हैं तो किसका गुड्स है और कहां पहुंचा रहे? कंसाइनर कंसाइनी कौन है? ये सब रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आप रजिस्टर्ड है या नहीं। मान लो वेयरहाउस कीपर या ट्रांसपोर्टर का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, हम लोग बोले ठीक है आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए, कोई बात नहीं, आपका लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिए, सही है, लेकिन फिर भी बेसिक रिकॉर्ड्स है ये तो मेंटेन करेंगे। आप गुड्स वेयरहाउस में रखे हो, किसका गुड्स है ये पता तो चलना चाहिए। आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसका गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहां ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड रखना होगा। तो सबसेक्शन 2 का हेडिंग पढ़िएगा, वेयरहाउस कीपर, पढ़िए वेयरहाउस या गोडाउन कीपर नंबर 1 बोल ले रहे हैं हम इनको, और ट्रांसपोर्टर नंबर 2 शैल मैंडेटरली मेंटेन रिकॉर्ड्स, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड। क्लियर है? तो 35(1) बोला किसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को। कहां मेंटेन करना है? रेस्पेक्टिव प्लेस में।
35(2) बोला, 2 लोग, आप रजिस्टर्ड हो ना हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। नेक्स्ट थर्ड, कमिश्नर में नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन होगा, पढ़िएगा। द कमिश्नर मे नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन additional records or exempt some person from maintaining the records। बोल रहा अभी तक आप सुने कि नॉर्मली 6 रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कमिश्नर चाहे तो आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने भी बोल सकता है, और कमिश्नर चाहे तो यह भी बोल सकता है कि आप रिकॉर्ड मत मेंटेन करो। तो एक्स्ट्रा बर्डन भी आप पे लगा सकता है रिकॉर्ड्स को लेकर, और रिकॉर्ड्स को लेकर रिलैक्सेशन भी दे सकता है। क्लियर है? नंबर 4, इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, बोल रहा आप अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था आप नहीं मेंटेन किए, तो पीओ विल डिटरमाइन टैक्स एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स टू बी लॉन्च्ड अंडर 73-74। 73-74 आपके सिलेबस में है नहीं, बट आप बार बार सुनिए, जब भी आपको नोटिस भेजते हैं हम लोग सो कॉज नोटिस, तो वो 73-74 में आता है। तो अगर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था आप नहीं मेंटेन किए, हम लोग एक्शन लेंगे अंडर डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर 73-74। क्लियर? अब सुनना, ऊपर में हम लोग बोले थे कि कौन कौन सा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो 6 रिकॉर्ड्स, 3 स्टॉक का, 2 टैक्स का, और एक बोला था और भी प्रिस्क्राइब करेंगे, और किया भी गया। तो भाई प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स प्लेन प्लेन है, रटने का चीज नहीं है। बोल रहा है रूल 56, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स। पढ़िए, बोल रहा है एडिशनल अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है, किस चीज का? नंबर 1, गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड। बोल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना होगा। ऐसे भी एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव मिलता है, आप सुने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर आपके होता नहीं है बट आप सुने हैं। और इंपोर्ट सर्विस का हो तो कैटरीना कैफ वाला एग्जांपल आरसीएम लगता है, तो ऐसे भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे आप। और क्या? सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। बोला रिवर्स चार्ज का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, आप जानते हो सेक्शन 9394 में हम लोग आरसीएम लगाते हैं, और आरसीएम पे ऑल्दो ये आपका सप्लाई नहीं है बट इस पे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे आप। और क्या मेंटेन करना है? तो सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, पेड और एडजस्टेड। कितना एडवांस आप क्लाइंट से लिए हैं, कितना एडवांस आप किसी को पे किए हैं, कितना एडजस्टमेंट हो गया है, तो बोल रहा है एडवांस का भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करिएगा। क्लियर? तो समझिएगा ये जो प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स भी है ना, कॉमन सेंस का है, ऐसा कोई टेक्निकल रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने नहीं बोल रहे, जो ये सब वही रिकॉर्ड है जो नॉर्मली आप मेंटेन करते ही होंगे। क्लियर है? ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड्स नॉट टू बी मेंटेन्ड बाय सप्लायर ऑफ कंपोजिशन लेवी। हम लोग बोल रहे हैं कंपोजिशन स्कीम वाले लोगों के लिए, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं सेक्शन 10 में, तो आपको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है। आपको याद होगा कंपोजिशन स्कीम जब हम लोग बात किए तो हम लोग बोले थे आपके पास 2 ऑप्शन आता है लेवी का, या तो आप सेक्शन 9 में चले जाइए नॉर्मल लेवी, या सेक्शन 10 में चले जाइए कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो आपको कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, यही बोलते थे। कंपोजिशन स्कीम में चले जाइए, आपको रिटर्न महीना महीना नहीं भरना है, साल में भरना है। नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम में चले जाइए तो आपने बोले कोई डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, कोई अपने रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करना है। रेट वहां सिंपल सा आपको बता देते हैं 1%, 5%, 6%। 1% नॉर्मली रेस्टोरेंट के लिए, 5% न्यू कंपोजिशन स्कीम में 6। तो कंपोजिशन स्कीम छोटे लोगों के लिए था और सिंप्लीफाइड स्कीम था, बट डिमेरिट्स भी था। कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी नहीं मिलता है, और कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्स चार्ज नहीं करते, आपको पॉकेट से टैक्स देना होता है। याद आ रहा है? तो जब हम लोग कंपोजिशन स्कीम पढ़ रहे थे तो हम लोग बोले थे अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं
तो आपको कोई डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है। 9 में जाएंगे, डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आईटीसी मिलता है वहां, बट कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो रिकॉर्ड किस बात का मेंटेन करना। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स नॉट टू बी मेंटेन्ड बाय कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये बात कंपोजिशन स्कीम में भी सुने थे। बाकी सिंपल सा टॉपिक है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, तो नंबर 1, स्टॉक डिटेल्स आपको मेंटेन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम पढ़ रखे हैं, और कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्ड सप्लाई अलग अलग मेंटेन नहीं करते। आप वहां टर्नओवर इन द स्टेट में टैक्स देते हैं, ये वाला टर्नओवर याद आ रहा है, तो सेम चीज यहां भी है। आपको कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, डिटेल्ड स्टॉक का डिटेल्स मेंटेन नहीं करना है। पढ़िए, रिकॉर्ड्स नॉट टू बी मेंटेन्ड बाय सप्लायर ऑफ कंपोजिशन लेवी। नंबर 1 बोल रहा है, अकाउंट्स ऑफ स्टॉक इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम। कितना गुड्स रिसीव किए, कितना सप्लाई किए, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग टर्नओवर का मेंटेन करते हैं, बस आप टर्नओवर पे टैक्स दे देना। एंड सच अकाउंट्स शैल कंटेन्स पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल और बैलेंस ऑफ स्टॉक। ये सब ना, एक बार लाइन रिपीट करते, सॉरी। एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्क्रैप एंड वेस्टेज देयरऑफ। बोल रहा इतना रिकॉर्ड डिटेल मेंटेन नहीं करना है। ये सब आईटीसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं। जब आप आईटीसी चैप्टर देखेंगे 17.5H पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा होता है सेक्शन 17.5H में कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ये सब का आईटीसी नहीं मिलता है। वो आईटीसी चैप्टर जाने का जरूरत ही नहीं है। कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए हम लोग पहले से जानते हैं, आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो कितना गुड्स रिसीव किए, कितना बेचे, कितना स्टॉक में है, कितना गुड्स चोरी हो गया, कितना डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया, कितना फ्री सैंपल दिए, ये सब कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको डिटेल्ड स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल रखे हैं कंपोजिशन स्कीम सिंप्लीफाइड स्कीम है, छोटे लोगों के लिए। आप सिर्फ टर्नओवर का रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, और टर्नओवर मतलब ये वाला टर्नओवर, याद आ रहा आपको, टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड स्टॉक का मेंटेन नहीं करना, और टैक्स का भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना आपको। क्लियर है? आईटीसी आप लेते नहीं है, टैक्स आप चार्ज करते नहीं है, तो किस बात का टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा? पढ़िएगा। बोल रहा है और क्या नहीं मेंटेन करना है, तो डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग टैक्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ 9394। बोल रहा है इंक्लूडिंग आरसीएम। टैक्स कलेक्टेड एंड पेड होता ही नहीं है, आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकते। इनपुट टैक्स या आईटीसी अवेल्ड आप कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, टुगेदर विथ रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इशू करता है क्या कंपोजिशन स्कीम वाले लोग? नहीं, कंपोजिशन स्कीम वाले लोग टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई देते हैं। तो बोल रहा आप टैक्स इनवॉइस का रिकॉर्ड्स मेंटेन मत करना, ये होता ही नहीं है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आएगा ही नहीं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट किसके लिए आता है? टैक्स इनवॉइस के रेस्पेक्ट में आता है, और इनका टैक्स इनवॉइस होता ही नहीं है, तो कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नहीं होगा। डिलीवरी चालान इशूड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। तो बोल रहा आपको कोई स्टॉक का डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, कोई टैक्स का डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना। ये बात आप सेक्शन 10 में सुने थे, अभी रीड किए। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय एजेंट्स। एजेंट को कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है? तो बोल रहा है एवरी एजेंट शैल मेंटेन अकाउंट्स डिपिक्टिंग द 5 पॉइंट दे दिया, मत देखिएगा, आराम से सोचिए, खुद से सोचिए, ये सब पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, कॉमन सेंस का चीज है। बोलिएगा कोई एक एजेंट है तो वो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा? बाकी आप सुने हुए हैं सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 3 में भी आप सुनते थे, बाइंग सेलिंग एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, फ्री में भी दो,
तो भी सप्लाई है, याद आ रहा है। और एजेंट तो सेनोरिटा का ए, अपने बोले ये सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता है, और रजिस्ट्रेशन लिया है तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। क्लियर है? सुनिएगा, कोई अगर एजेंट है, कॉमन सेंस में हम बात कर रहे हैं बस, क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? तो भैया पहले तो प्रूफ दिखाओ कि आप एजेंट हो, किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, तो वो अपॉइंट किया होगा, ऑथराइजेशन दिया होगा, ऑथराइजेशन दिखाइए। अगर आप सेलिंग एजेंट हैं तो उसका डिटेल्स दिखाइए, अगर आप बाइंग एजेंट हैं तो उसका डिटेल्स दिखाइए। नेक्स्ट, अगर आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचते हैं और स्टॉक अपने पास रखें तो उसका रिकॉर्ड्स दिखाइए। कितना टैक्स पेएबल है, कितना पे किए ये दिखाइए, तो यही तो रिकॉर्ड्स होगा। बताइए, 5 रिकॉर्ड्स बोल रहा है एवरी एजेंट शैल मेंटेन अकाउंट्स डिपिक्टिंग नंबर 1 particulars of authorization received by him from each principal to receive or supply on their behalf। प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप रिसीव कर रहे हैं, मान लो बाइंग एजेंट, या बेच रहे हैं सेलिंग एजेंट, जो भी हो आप, बाइंग सेलिंग जो भी एजेंट हो, पहले प्रूफ तो दिखाओ कि भाई आप एजेंट हो, अपॉइंट किया है कोई। तो नंबर 1 ऑथराइजेशन। नंबर 2 particulars including description, value and quantity wherever applicable of goods or services received on behalf of every principal। अगर अब आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स ले रहे हो किसी से, मतलब आप बाइंग एजेंट है, तो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, कौन सा गुड्स, वैल्यू कितना, क्वांटिटी कितना है, wherever applicable of goods and services supplied on behalf of every principal। ऊपर बोल रहा था आप कितना रिसीव कर रहे हैं, मतलब ये बाइंग एजेंट का बात कर रहा है, और नीचे बोल रहा है आप कितना सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सेलिंग एजेंट। तो पहला केस, अगर आप एजेंट है तो ऑथराइजेशन दिखाइए, बाइंग एजेंट है तो कितना गुड्स खरीदे, कौन सा गुड्स खरीदे, क्या वैल्यू है वो रिकॉर्ड दिखाइए। सेलिंग एजेंट है तो कौन सा गुड्स बेचे, कितना बेचे, वैल्यू बताइए। नेक्स्ट, और क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो बाद में स्टेटमेंट तो देते होंगे, कितना गुड्स बेच दिए आपका, कितना पड़ा हुआ है, वो स्टेटमेंट दिखाइए जो फाइनली प्रूफ करे कि हाँ कितना को आप काम किए। एंड लास्टली टैक्स, ये तो आ नहीं है, टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई किए उसका टैक्स रिकॉर्ड्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन। तो अभी तक आप क्या सुने, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं। हम लोग बोले कौन 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 रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, तो 35(1) बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन करेगा। कहां मेंटेन करेगा, तो पहले बोला था प्रिंसिपल प्लेस, फिर बोला नहीं रेस्पेक्टिव प्लेस पे मेंटेन कर दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग और बात कर लें तो कितना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो नॉर्मली 6 रिकॉर्ड्स, 3 स्टॉक का बोलते जाइएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, इनवर्ड आउटवर्ड, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, 2 टैक्स का, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, और एक प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स। प्रिस्क्राइब्ड आप देख रहे हो, हाँ एजेंट्स के लिए 5 चीज बोल दिए। क्या? पहला एजेंट ऑथराइजेशन, बाइंग एजेंट का डिटेल्स, सेलिंग एजेंट का डिटेल्स, कितना काम किया उसका डिटेल्स, और टैक्स डिटेल्स। बट कंपोजिशन स्कीम में याद रखिएगा आपको स्टॉक डिटेल्स एंड टैक्स डिटेल्स मेंटेन करना ही नहीं है। बाकी अगर दो आदमी ये भी याद रखना है 35(2) में, 2 आदमी रजिस्ट्रेशन ना भी लिया हो फिर भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वेयर हाउस कीपर एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा सेपरेट अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद आ रहा होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठेके पे काम देना।
जब आप सेक्शन 7(1) कैपिटल ए पढ़ते थे, शेड्यूल 2, उसमें एक पैरा 6 होता था, वहां पर आप सुने थे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों है। जैसे हम आपको बोल दिए मेरे लिए बिल्डिंग बना दो, अब सीमेंट बालू भी आप यूज कर रहे हैं, लेबर भी आप यूज कर रहे हैं, गुड्स भी आपका, सर्विस भी आपका, तो उसको क्या माने? हाँ, गुड्स सर्विस दोनों है, बट मेजरली डोमिनेटिंगली ये क्या है? सर्विस। उस पर पूरे को आप सर्विस मानते थे। अब बोलेगा कोई बिल्डर है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हम ठेके पे काम दिए कि आप मेरे लिए घर बना दो या मेरे लिए ऑफिस बना दो। आपको क्या लगता है, मत पढ़िएगा ये सब, कॉमन सेंस पे आंसर होगा खाली। आपको क्या लगता है एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करता होगा? कॉमन सेंस में सोचिएगा कि क्या क्या एक बिल्डर है, वो क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए उसको। तो अगर वो मेरे बिहाफ पे बिल्डिंग बना रहा है, तो पहले तो किसके बिहाफ पे बना रहा है, उसका नाम, पता, एड्रेस, नंबर, वो तो मेंटेन करोगे। बिल्डर है, वो सीमेंट वगैरह खरीद रहा होगा, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। सप्लाई कर रहा होगा, टैक्स पे करेगा, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। हाँ, हो सकता है आप कुछ पेमेंट, क्योंकि बिल्डर है तो जैसे जैसे घर बन रहा होगा वैसे वैसे आप पेमेंट ले रहे होंगे या एडवांस लिए होंगे, तो पेमेंट डिटेल्स मेंटेन करेंगे। यही सब तो होगा। आइए पढ़ते हैं। सेपरेट अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है पॉइंट ए, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटिव। आप किसके बिहाफ पे काम कर रहे हो? फ्लैट बना रहे हो, किसका बना रहे हो, उसका नाम पता रखिएगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी वेर एवर एप्लीकेबल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, ये वाला, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन, क्या क्या रिसीव किया, सीमेंट, बालू, ईटा, वैल्यू कितना है, क्वांटिटी कितना है, कितना रिसीव किए हैं, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट वन, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी वेर एवर एप्लीकेबल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कितना रिसीव किए, कितना यूज किए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्यों पेमेंट आपका डिटेल्स देख रहे हो आप? क्योंकि इसी बेसिस पे इनवॉइस बनाएंगे, इसी बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा आपका, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं आपको पेमेंट का रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना होगा। और अपने कस्टमर का नाम, पता, एड्रेस बना मेंटेन किए थे, सेलर का भी कर लेना जिससे आप खरीद रहे हो। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम whom he has received goods or service। तो यहां भी 5 रिकॉर्ड है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए। देखिएगा कौन कौन सा, क्या क्या खरीदे, गुड्स, किससे खरीदे, 2, कितना यूज किए गुड्स, किसके लिए काम कर रहे हैं, रेसिपिएंट का डिटेल्स, और एक टैक्स पेमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट वन बोल रहा है क्लियरिंग कस्टोडियन या क्लियरिंग ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। कस्टोडियन, जैसे मान के चलो वेयर हाउस कीपर, पीछे भी बात किए थे, वो क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, किसका गुड्स है, कंसाइनर कंसाइनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। वैसे एक होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। बेसिकली क्या होता है ना, कि जब बाहर से आप गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम्स का बात कर रहे हैं, तो गुड्स बाहर से आप इंपोर्ट किए, पोर्ट में आ गया। अब मान लो आप दिल्ली में हो और मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना सी रूट से होता है, कि सी रूट सस्ता पड़ता है। अब दिल्ली के आसपास तो सी है नहीं, तो आप मुंबई पोर्ट में मंगा लिए सामान। आप दिल्ली में हो, मुंबई पोर्ट में सामान मंगा लिए। अब क्या डिलीवरी लेने के लिए आप मुंबई जाएंगे, तो जाने आने में टाइम वेस्ट भी तो होगा। जाएंगे कस्टम्स में, बहुत सारा कस्टम्स का डॉक्यूमेंट देना होता है, फिर वो लोग गुड्स आपको देता है।
उसमें टाइम भी लगता है। तो ये काम आप खुद ना करके किसी CNF एजेंट को दे सकते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो वही बात यहां पर बोल रहा है कि कस्टोडियन जो आपका सामान रख रहा है या जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है वो क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, यही किसका सामान है, कितना सामान है, यही सब मेंटेन करेंगे। पढ़िएगा, एनी पर्सन having custody over the goods in the capacity of a carrier, transporter या फिर clearing and forwarding agent for delivery or dispatch thereof to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him on behalf of such registered person। जिसके बिहाफ पे काम कर रहे हो उसका गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि कौन सा गुड्स आप स्टोर करके रखे हो अपने कस्टडी में, कितना गुड्स क्लियर करवाए हो, स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करना। एंड shall produce the details thereof as and when required by PO। क्लियर है, जब ऑफिसर मांगेगा तो वो डिटेल्स दे दीजिए। अब जो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जो आप अभी तक सुनते आ रहे हैं चैप्टर में, क्या फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है या आप ऑनलाइन भी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन करिए और अच्छा बात है, पेपरलेस है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो हम लोग बोले आप ऑनलाइन भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बोला रिकॉर्ड्स में बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आप बोलोगे कल को हैक हो गया, डेटा चेंज कर दिया कोई आदमी, ठीक है, या फिर कल को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए थे, आप बोलोगे हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, सब डेटा चला गया, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करना चाह रहे रिकॉर्ड्स का, उसका सिक्योरिटी आपको मेक श्योर करना होगा, कोई उसको हैक करके अल्टर ना कर पाए, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आप यूज करते हैं। बढ़िया, records may be in electronic form, however it shall be authenticated by means of a digital signature। ये ई इनवॉइसिंग के टाइम पे भी आप सुनते थे, डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है, सिक्योरिटी, वो डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है, अल्टर नहीं होता। तो अब 35 36 देख रहे हैं रिकॉर्ड्स। 35 क्या बोला, अलग अलग टाइप का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है, तो 35(1) बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है, और 35(2) बोलता है दो लोग, रजिस्टर्ड हो ना हो उससे हमारे को मतलब नहीं है, दो लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर। कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, नॉर्मली 6 रिकॉर्ड्स है। हाँ, एजेंट्स के लिए और भी, जैसे एजेंट के लिए 5 पॉइंट मेंशन कर दिए थे कि ये तो रखना ही रखना आप, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए 5 पॉइंट मेंशन कर दिए। हाँ, कंपोजिशन स्कीम वाले को बोले आपको स्टॉक डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स मेंटेन नहीं करना। अब ये जो रिकॉर्ड अपने मेंटेन कर रहे हैं, कब तक मेंटेन करें, क्या मेंटेन करना है, किसको मेंटेन करना है, ये क्लियर है, बट कब तक मेंटेन करना है। तो 35 बताएगा क्या क्या मेंटेन करना है, और 36 बोलेगा कब तक, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और 36 बोलेगा 36 का डबल 72 मंथ तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देखिएगा 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, बोल रहा अकाउंट्स आपको कब तक मेंटेन करना है, 36। तो याद रखेंगे 36 बोलेगा 36 का डबल, तो नॉर्मली 72 मंथ तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कहां से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। सुनिएगा, ये बात आप सुने हैं, बाकी रिटर्न चैप्टर में आता है कि नॉर्मल आदमी, जैसे हम बात करें तो हम महीने का रिटर्न भरते हैं, 2 रिटर्न, GSTR 1 और 3B। कुछ लोग क्वार्टरली भरते हैं। अब समझे ना, आप महीना महीना भरो या क्वार्टरली भरो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। सुनिएगा, आप महीना महीना रिटर्न तो भरते हैं, और फिर सेक्शन 44 रिटर्न चैप्टर का 44 ये बोलता है
कि आपको पूरे साल का एक रिटर्न भरना होगा, और वो कंप्लीट डेटा होगा पूरे साल का, उसको बोलेंगे हम लोग एनुअल रिटर्न। और सगुन का रिटर्न बोलते थे हम लोग इसको, याद है? महीना महीना तो भरे, अब साल का एक सगुन वाला रिटर्न भरिए। तो वो रिटर्न कब तक भर देना होता है, सिर्फ सुनिएगा, वो भरना होता है 31 दिसंबर तक। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो 24-25 का एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है आपको। हम लोग बोलते हैं 24-25 मान लो आपका ईयर है, तो पहले तो मार्च एंड हो जाने दो, तभी तो डेटा आएगा। तो चलो 24-25 जो भी ईयर है आपका, ठीक है, चलो हम 23-24 बोल दे रहे, आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो 23-24 का हम लोग बोले मार्च एंड हो जाने दो, तब डेटा आ जाएगा। मार्च एंड हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स का रिटर्न भर दो, ऑडिट करवा लो, सब करवा लो आप, और अंत में आकर जब हर चीज फाइनलाइज हो जाए तो जीएसटी का डेटा फ्रीज करवा लेना एनुअल रिटर्न भरकर। एनुअल रिटर्न 44 में बात होता है, ये बोलता है ये साल का डेटा है, और ये रिटर्न भरते ही उस साल का डेटा फ्रीज हो जाता है, और ये आपको भरना पड़ता है 31 दिसंबर। तो अगर 23-24 है तो 31 दिसंबर 24 को तक आपको एनुअल रिटर्न भर देना है। और जब हम बोलते हैं कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है 72 मंथ, तो अगर 23-24 ईयर है आपका, तो 23-24 का रिकॉर्ड 72 मंथ कहां से देखें हम? मार्च से देखें क्या? मार्च एंड 31 मार्च नहीं, क्योंकि ये साल का डेटा फ्रीज होता है जब आप एनुअल रिटर्न भरते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, ये जो काउंटिंग होगा यहां से कर लेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं आपको 72 मंथ के तक रिकॉर्ड मेंटेन करना, कब से? जिस दिन आपको एनुअल रिटर्न भर देना है, और एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है ईयर एंड के बाद 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर से हम लोग 72 मंथ देखेंगे। हो सकता है आप एनुअल रिटर्न नवंबर में ही भर दियो, तो हम नवंबर से 72 मंथ नहीं बोल रहे, जो ड्यू डेट है आपका रिटर्न भरने का, वहां से 72 मंथ तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो इतने साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना होगा, पड़ेगा नॉर्मली 72 मंथ। एक और बात, जब एक्ट में कोई चीज मंथ लिखा हुआ है तो आपको मंथ ही बोलना है। एग्जाम में आ गया कितने दिन तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, 6 ईयर मत लिख दीजिएगा। आप बोलोगे 72 मंथ 6 ईयर बात बराबर है, नहीं है, मार्क्स कट जाएगा ईयर लिखेंगे तो। मैथमेटिकली बात बराबर है, लीगली बराबर नहीं है। जब एक्ट बोल रहा है ईयर्स तो ईयर लिखेंगे, जब एक्ट बोल रहा है मंथ तो मंथ लिखेंगे। तो यहां मंथ लिखा हुआ है, आप समझने के लिए माइंड में 6 ईयर समझ लीजिएगा, लिखिएगा मंथ में। तो बोल रहा है नॉर्मली 72 मंथ तक रिकॉर्ड मेंटेन करना आपको। 72 मंथ कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एग्जाम्पल, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो इसका ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न ड्यू डेट क्या है मेरा? तो जो भी साल होता है उसके बाद 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 24 आपका एनुअल रिटर्न भर देने का डेट है, यहां से 72 मंथ, मतलब आपको 31 दिसंबर 30 तक रिकॉर्ड मेंटेन कर। हाँ, समझने के लिए माइंड में 6 ईयर्स समझ लीजिएगा, थ्योरी वाइज लिखेंगे मंथ में। तो 31 दिसंबर 2030 तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये मिनिमम है 72 मंथ। सुनिएगा, एक पर्सन, उसका केस चल रहा है कोर्ट में, मान लो ना 23-24 का केस है, और केस चल ही रहा कोर्ट में, ये डेट क्रॉस हो गया, बोलिएगा अब ये रिकॉर्ड फाड़ के फेंक देगा क्योंकि 72 मंथ कंप्लीट है, तो बोल दे अब तो टाइम पार हो गया, अब रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जला देते हैं। नहीं, मैटर लिटिगेशन में है, अब केस चल रहा है आपका,
तो ये जो आप 72 मंथ सुन रहे हैं ना, ये मिनिमम 72 मंथ है। अगर अपील्स वगैरह चल रहा है तो 72 मंथ मिनिमम है। अपील्स खत्म होने के और 1 साल तक मेंटेन करना होगा। अपील्स खत्म होने के और 1 साल तक। अब अपील्स खत्म हो गया और 1 साल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है वो जजमेंट रिव्यू हो, चेंज किया जाए, इसलिए हम लोग सेफ साइड बोलते हैं। 72 मंथ तो मिनिमम है, क्योंकि नॉर्मली आप करते ही हैं। अपील्स वाले केस में देखिएगा वही 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और 1 ईयर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अपील प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जब से अपील खत्म हुआ, चालू हुआ नहीं, अपील खत्म हो जाने का 1 ईयर तक। और हम बोल रहे थे मिनिमम 72 मंथ, दैट इज 72 मंथ और अपील एंड होने का प्लस 1 ईयर विच एवर इज लेटर। हम बोल रहे ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे आप ज्यादा दिन तक रिकॉर्ड मेंटेन करो। सुनिएगा 23-24 का केस था, 24-25 में अपील हुआ, तो हम ऐसे बोल रहे प्लस 1 ईयर, 25-26 तक मेंटेन कर लेते हैं और फिर फाड़ देंगे। नहीं, ये आप देखिएगा 23-24 से 25-26 2-3 साल हो रहा है। आपको मिनिमम 72 मंथ बोले, तो अगर रियल में बोल ले तो 72 मंथ और अपील खत्म होने का प्लस 1 ईयर विच एवर इज लेटर, ज्यादा दिन तक आपको मेंटेन करना है। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका रिकॉर्ड्स। हम रिपीट कर रहे हैं, चैप्टर कहां से कहां तक है, मतलब रिकॉर्ड्स वाला बात कर लें तो 35 एंड 36। 35 बोलता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और 36 बोलता है कब तक मेंटेन करना है। 35 किसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? 35 1 रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है। कहां मेंटेन करना है? रेस्पेक्टिव प्लेस, प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना है? 6 रिकॉर्ड्स, 3 स्टॉक का, ओपनिंग क्लोजिंग, इनवर्ड आउटवर्ड, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, 2 टैक्स का, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, और एक और भी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो 35(2) भी याद रखेंगे, 2 लोग रजिस्टर्ड हो ना हो उससे मेरे को मतलब नहीं है। अगर आप वेयर हाउस कीपर है या ट्रांसपोर्टर है, आंख बंद करके आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हाँ, कोई भी आदमी अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, गलती करता है, तो उस पर 73-74 का नोटिस आएगा और बाद में आप पढ़ेंगे 122 सेक्शन में पेनल्टी लगता है। नेक्स्ट, बाकी फिर हम लोग देखें वो कंपोजिशन स्कीम वाला याद रखेंगे, डिटेल रिकॉर्ड स्टॉक का और टैक्स का मेंटेन नहीं करना है। और कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है? 36 बताएगा, 36 का डबल 72 मंथ। कहां से 72 मंथ? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जो 31 दिसंबर होता है। ये 72 मंथ मिनिमम है। अपील्स चल रहा था, खत्म हो गया, प्लस 1 साल और। हाँ, अगर आप एजेंट हैं तो आपको 5 रिकॉर्ड मेंटेन बोला गया। तो नॉर्मल आदमी को बोला गया था कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, आरसीएम का मेंटेन करना, एडवांस का करना, ये तो कॉमन सेंस है। एजेंट को बोला कि आपको 5 मेंटेन करना होगा। नंबर 1, अगर आप बोल रहे हैं हम एजेंट हैं तो प्रूफ करिए, ऑथराइजेशन दिखाइए। बाइंग एजेंट है तो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, सेलिंग है तो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए। नेक्स्ट, इसके बाद एजेंट समरी तो देता होगा प्रिंसिपल को कि आपका गुड्स कितना बिकवाएं, वो, एंड टैक्स रिकॉर्ड्स। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है तो अगेन 5 रिकॉर्ड्स मेंटेन करिएगा, 2 ऐसे याद रखिए। कितना गुड्स खरीदे, कितना सर्विस लिए, किससे लिए, 2 हो गया। कितना यूज किए और किसके लिए यूज किए, 2 हो गया। प्लस एक आपका एडवांस पेमेंट डिटेल्स। कस्टोडियन, वेयरहाउस कीपर, कस्टोडियन, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, ये किसके बिहाफ पे कौन सा गुड्स क्लियर करवाया, कितना क्लियर करवाया, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। बाकी आप रिकॉर्ड्स को सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी ध्यान रखिएगा, और उसको सिक्योर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज करेंगे आप। क्लियर है?